बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। साबिक़ सदर और शरीक चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ पर तंज किया और उनका कहना यह था कि नून लीग को इत्तेहादी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे लिए इक़्तिदार में आने के लिए अवाम ही काफ़ी है। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये कहा कि जी बेहतर होगा कि नवाज शरीफ पंजाब पे फोकस करें, बलूचिस्तान के दौरे या बाकी सूबों से के दौरों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये कहते हैं कि जी उन्हें यकीन है कि जो है ना वो अगले वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो नवाज शरीफ हैं। हालांकि बात ये भी हो रही है कि जी नाअहली अपनी जगह है, बाकी तमाम चीज़ें हैं, और फिर भी आखिर कौन ये गारंटीज़ देता है? ये इतनी वसूख से बातें कैसे की जा सकती हैं? साथ साथ इंतखाबात की जब बात की जाती है तो अब भी 8 फरवरी की जो तारीख़ है उसके ऊपर इबहम अब भी मौजूद है। एक तरफ तो इंतखाबात 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर से हो रहे हैं, दूसरी जानिब सियासी जमातें अपने पावर शोज़ कर रही हैं। जिस तरह हमने देखा गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिट्टी में ज़बरदस्त पावर शो किया और सबको ये बताया कि जी जो लोगों का ख्याल था कि शायद सिंध से या पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायतियों की तादाद कम हुई है, तो ऐसा नहीं है। जितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं उससे ये साबित होता है कि आज भी वोटर्स और हामी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। बहरहाल इस हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इस वक्त हमारे साथ इसी सिलसिले में बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर साहब, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार बदर साहब, खुशामदीद कहते हैं सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी सर, एक तरफ पावर शो, दूसरी जानिब तंज भी, और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ को तंज का निशाना बनाया जा रहा है। फिर पुराने जो इत्तेहादी थे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उसको भी तंज का निशाना बनाया जाता है। सर क्या कहेंगे, क्या मतलब इस बात का यकीन हो गया है कि नून लीग जो है वो इक़्तिदार में आएगी, या क्या वजह है, क्यों इस तरीके से तंज का निशाना बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी। बिल्कुल भी किसी को कोई तंज का निशाना नहीं बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक सियासी बात की है और सियासी बात को किसी को तंजिया तौर पे नहीं लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अगर किसी पार्टी की लीडरशिप के बारे में कोई ऐसी बात की हो जो कि किसी की दिल आज़ारी करती हो, तो फिर बंदा कह सकता है कि जी इनके बारे में कोई तंजिया गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा फोकस पंजाब में रखें, कॉज पंजाब बैटल फील्ड है। पीपल्स पार्टी भी पंजाब में भरपूर इलेक्शन लड़ेगी, वहां पे पीटीआई भी मौजूद है, आईपीपी भी मौजूद है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी है। तो इन तमाम जमातों ने जब इलेक्शन लड़ना है तो फोकस वहां पे होना चाहिए। कॉज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अपना एक कोलिजन के टाइम पे लाइंस के बीच में जो टाइम गुजारा है, उसमें उनको नून लीग की वर्किंग और उनके लीडरशिप ने जो अंदरूनी मामलात के बारे में बताया, तो उसमें उनकी बहुत ज्यादा इंसाइट है। और उसके उसी चीज के फैसले के ऊपर उन्होंने कहा कि आप पंजाब पे ज्यादा फोकस करें, ना कि आप बाकी सूबों में करें। देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम रोक नहीं सकते, वो उनका राइट होता है, वो जहां मर्जी जाए। लेकिन जहां पे वो वहां पे फोकस करना चाहिए, वहां पे अगर वो ना करें और दूसरे सूबों में जाके कहीं पे और बैटल फील्ड बनाए, तो मैं समझता हूं कि इसका मतलब है कि वो अपने सूबे में भी कमजोर है और वो दूसरी जगह जाके जगह बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज अभी 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ नहीं है, और जब ये इलेक्शन होगा और मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर से लाने की भी वजूहात यही थी कि मुस्लिम लीग नून की तमाम लीडरशिप ये समझती थी कि जो इलेक्शन कैंपेन है वो मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर नहीं चल सकती। और फैसला करने वाली कुव्वतों ने भी उनकी सपोर्ट की और मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आए। और मियां साहब के आने पे इलेक्शन कैंपेन तो हो सकती है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मियां साहब को लाइफ टाइम जो है वो डिक्लेयर किया गया है कि वो नाअहल है और इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। तो इस चीज के अंदर क्लैरिटी अगर किसी को चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर ज्यादा बेहतर तौर पे क्लैरिटी देगी, क्योंकि फुल कोर्ट का डिसीजन था और अभी तक कोई ऐसी 2/3 अक्सरियत के साथ कोई असेंबली के अंदर कानून साजी ऐसी नहीं हुई जहां पे ऐसी कानून साजी की गई हो जहां पे मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वो रास्ता खोला गया हो। बाकी ये कि सियासी गुफ्तगू होती है, सियासी तज्जिये होते हैं, हर एक ने अपना अपना तज्जिया देना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और यहाँ सुप्रीम कोर्ट
की तरफ से इस चीज के अंदर तो फैसला आ चुका है, पार्लियामेंट के अंदर से इस चीज की क्लैरिटी नहीं आएगी तो कोई चीज जो है 2 तारीख अक्सरियत के बाद ही जाके पता चलेगा कि मियां साहब के पास ये राइट आइंदा मिल सकता है या नहीं। इस इलेक्शन में तो मिलना मुश्किल है। बाकी कानून को जैसे पहले लोगों ने आइन और कानून को तोड़ा है और उनके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो मौजूदा है उसके ऊपर सख्त रवैये का इजहार किया और मैं समझता हूँ कानूनी कार्रवाई भी उनकी जानिब से होने की तवक्को है। तो अगर कोई इस तरह की चीज करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। बाकी एमक्यूएम के साथ और पीएमएलएन के साथ एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है और हम समझते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ भी लें तो हमारा जो एक रवादारी, इज्जत और वो अपनी जगह कायम रहेगा, रिश्ता है वो रहना चाहिए। और वो पीपल्स पार्टी की अगर तो कभी भी ऐसा नहीं समझती कि हमें किसी के साथ किसी को तंज करना चाहिए, वो चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, कभी भी उनकी जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है ऐसी नहीं हुई। क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने कभी ऐसा जो है काम नहीं सिखाया सियासत के अंदर अपनी पार्टी के लीडरान को कि आप जो है लोगों को खास तौर पे सियासी पार्टी के जो लीडरान हैं उनके ऊपर कोई तंज किया जाए। तो बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है। बाकी बिल्कुल वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़के इत्तेहाद बनाएं, चीजें करें, खुल के मैदान के अंदर इलेक्शन के अंदर आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर इलेक्शन लड़ेगी, भरपूर मुकाबला करेगी। और जहां तक रहेगी बात किसी ने सरप्राइज जो देना है वो देखते हैं कि 8 तारीख को किसी का सरप्राइज चलेगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को अपना सरप्राइज देगी। क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो फैसला किया था कि 16 माह के लिए एक पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उनको वजीर आजम बनाया। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो इस बारे में कह चुके हैं कि अगर जरदारी साहब किसी दूसरी पार्टी के शख्सियत को कुछ अरसे के लिए बना सकते हैं तो उनकी मेहनत और उनके तजर्बे के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जाला वजीर आजम बन सकता है। और वो दूर नहीं, वो दिन भी दूर नहीं। सर ये नहीं हो सकता है कि अगर सर आज वो की जो बात है इलेक्शन के इबाम की बात है उसमें देखें जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते एक दिन पहले तक भी इबाम रहता है। लेकिन मेरे ख्याल में तो इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना होमवर्क कर रहे हैं। इसमें क्लैरिटी मजीद आ जाएगी जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना स्केड्यूल, इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस कर देंगे तो ये जो थोड़ा बहुत इबाम है लोगों के ज़हनों में या कोई तज्जिया करो में ये भी खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहब ने कह दिया ये बात हो चुकी है, अगले आइंदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। किससे बात होगी सर? ये किस किस्म के बयान दे रहे हैं, क्या समझते हैं? देखिए वो ये तारड़ साहब को पता होगा, हमें तो नहीं पता कि किससे बातचीत हुई है क्या। साथ में सर उन्होंने ये भी कहा कि हर पार्टी के सर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जी वो हो सकता है आपकी तरफ इशारा हो, जरदारी साहब से बात हो गई हो, वो ये कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात इतने खराब नहीं कि साथ ना बैठ सकें, जरूरत पड़ी हुकूमत बनाने के लिए तो पीपल्स पार्टी को साथ मिला लेंगे। तो सर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो आप समझते हैं कि जरदारी साहब मान जाएंगे कि ठीक है जी वज़ीर आज़म फिर आपका होगा, हमारी बारी नहीं होगी और आपको वज़ीर आज़म भी बना देंगे और हम आपका साथ भी दे देंगे? देखिए असल बात यह है कि साथ बैठने वाली बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने स्टार्ट की थी। पीडीएम का जब प्लेटफॉर्म बनाया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था और तब पीपल्स पार्टी ही वाइट पार्टी है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ही एक ऐसी लीडरशिप है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को इकट्ठा करके सबको साथ लेके चलना जानती है। प्राइम मिनिस्टर चाहे शहबाज शरीफ साहब को उस टाइम बनाया था लेकिन उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दिया था कि इस हुकूमत को यूनाइटेड रखने में बिलावल साहब को क्रेडिट जाता है। तो ये जब इलेक्शन जीत के आएंगे तो उस टाइम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये डिसाइड करेगी कि आया कि प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी का होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने अपने नंबर्स और दूसरों के नंबर्स देख के फैसला करना है कि आया कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर बनाना है या किसी का प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो ये चीजें फैसला कबल अज वक्त है बिकॉज जब इलेक्शन जीत के आएंगे तो फिर उसके बाद हम ये फैसला कर सकेंगे कि कौन पार्टी हमारे साथ बैठने को, बात करने को
हमें कहती है, या हम किन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के किसी अलायंस में जा सकते हैं। तो ये तो इलेक्शन के होने के बाद ही सारे फैसले होंगे कि किस किस के साथ बैठ के सारी बातचीत की जा सकती है। अच्छा सर, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की अगर बात करें तो कराची में या सिंध के शहरी इलाकों में जीडीए के साथ इत्तेहाद, फिर जेयूआईएफ के साथ, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, लगता है ऐसा है कि मुख्तदर हल्के ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है ना सब लोग मिल के मुकाबला करें। ये चीज़ आपकी पार्टी को भी नज़र आ रही है कि कैसे हो रहा है? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नजर भी आ रहा है, समझ भी आ रही है कि ये तमाम सियासी कुफ्तें जिनको इकट्ठा किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा आप रही समझते है। हैं इकट्ठा किया जा रहा है इनको? चीज ये है नेचुरल अलायंस नहीं है, कुदरती इत्तेहाद नहीं है, ये फितरी इत्तेहाद। बिल्कुल, ये तो मैं समझता हूँ अभी ये जो इत्तेहाद बन रहा है, ये जब इलेक्शन की सीट एडजस्टमेंट की बात होगी वहां पे इनकी लड़ाई हो जाएगी, आगे चल नहीं पाएगा। ना कि कोई जोर जबरदस्ती करके इनको बताया जाए। बड़ा मुश्किल है इनका इत्तेहाद आगे चलना, कॉज सीटों के ऊपर अभी तो चुमगइयां चल रही हैं। जब सीट्स की डिमांड करेंगे, एमक्यूएम डिमांड करेगी, फिर पीएमएलएन करेगी और अपना अपना शेयर मांगेंगी, और उस हिसाब से पीएमएलएन की जो सोच है वो ये है कि हमारी ज्यादा सीटें होनी चाहिए कराची में, और एमक्यूएम अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं। बेसिकली तो अगर देखा जाए तो ये पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए है। लेकिन अगर ये लोग समझ रहे हैं कि इन तमाम जमातें मिलकर कोई पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकना चाह रही है, तो बिल्कुल ये इलेक्शन लड़े, एक नेचुरल इनका राइट है कि ये मिलके इलेक्शन लड़ सकती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो अपनी कारकर्दगी पे और अपने जोर बाजू पे इलेक्शन लड़ना है, और ग्राउंड रियलिटी पे लड़ना है। अवाम की जमात है, अपने मंशूर पे लड़ना है, अपनी आइडियोलॉजी पे लड़ना है। और पीपल्स पार्टी इतनी कमजोर पार्टी नहीं है कि इतने साल जो कारकर्दगी है, चाहे थोड़ी है या ज्यादा है, पीपल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत की है, चाहे सेहत का शोबा हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का शोबा हो, चाहे तालीम का शोबा हो। वहां पे गैम्बेट है, इंस्टीट्यूट है, एनआईसीबीडी है, एसआईयूटी है, और फिर ट्रांसपोर्ट के अंदर पिंक बसेस हैं और रूट क्लियर है, और भी बसेस आ रही हैं। और वहां पे अब देखें कि कराची शहर के अंदर पिछले चंद माह के अंदर बहुत तरक्याती काम हुए हैं और बाकी जगह भी चल रहे हैं। अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक नए जो है वो भी उसका अनाउंस कर दिया है प्रोजेक्ट का, कि हम चाहते थरपारकर से कराची तक और कराची से थरपारकर तक एक ट्रेन चले जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, लोगों का कम्यूट करना आसान हो। और इसी तरह ये सखर से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची तक बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है। वो भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे ही जीत के आती है तो उसके ऊपर काम करेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वजीर खारजा बने उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, मामलात में जो है हुकूमत के ऊपर खुद इंटरफेयर करके उसको ओवरसी किया और चीजों को, मामलात को तय किया। और उससे पहले वो हुकूमती मामलात को ओवरसी करते थे, लेकिन चूंकि हुकूमत के अंदर रह के हुकूमती मामलात को समझना ज्यादा बेहतर होता है, वो चूंकि खुद एक मिनिस्टर थे और ब्यूरोक्रेटिक और बाकी मामलात को समझने में उनको आसानियां पैदा हुई, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी 16 माह के अंदर सिंध के अंदर बहुत सारी बेहतरी वो लेके आए प्रोजेक्ट्स के अंदर, चीजों के अंदर। और आइंदा मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आएगी तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स और तमाम हुकूमती ज़राए वसाइल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसको ओवरसी करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। और जो पिछले 15 साल की लेट है जो पीपल्स पार्टी काम हुकूमत में रह के थोड़ा सा डिले प्रोसेस हुआ, उन तमाम को फास्ट स्पीड पे, फास्ट ट्रैक पे वो किए जाएंगे। और वहां सिंध के अंदर एक बड़े पैमाने में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जैसे थरकोल की एक्सेस कराची तक और कराची से फिर आगे तक देने चाह रहे हैं और वो ट्रेन का ट्रैक बनने चाह रहा है। ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिससे सिंध की, थर के अवाम की और सिंध और कराची के अवाम की किस्मत बदलेगी, और ये बिलावल साहब खुद इसको ओवरसी करेंगे। तो मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी चीज है, ये पहले होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, बिलावल साहब अब इस चीज को कर रहे हैं और उसको सदके दिल से, अच्छी नीयत से कर रहे हैं।
और पूरे उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरह एक लीडर को अवाम की खिदमत के लिए इकट्ठा होना चाहिए और एक जदोजहद करनी चाहिए। अब उसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं है और कोई ऐसा मौका भी नहीं है कि हम अपना आइंदा का चांस मिस करें। आइंदा परफॉर्मेंस और डिलीवरी पे बात होगी। तो आइंदा जब इलेक्शन जीत के पीपल्स पार्टी आती है तो हमने सर तोड़ के बाजी लगा लेनी है कि हम जो है आवाम की खिदमत के लिए इतने ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे मामलात करें कि कराची और सिंध के अवाम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में जो इनको कोई गलत अजम्पशन या परसेप्शन या कोई गलत फहमी है वो दूर कर दें और उसी कारकर्दगी की बिना पे पूरे पाकिस्तान के अंदर हम जो है इलेक्शन लड़ेंगे और बेहतरी लेके आएंगे पूरे मुल्क के अंदर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बदर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार बदर हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक, एक दो बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। एक तरफ जो है वो नवाज शरीफ साहब का दौरा बलूचिस्तान अपनी जगह जारी है, तंज़ भी लोग कर रहे हैं और उसके साथ साथ अता तारड़ साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा जी बात हो चुकी है, आइंदा वज़ीर आज़म जो है वो रायविंड से ही होगा आइंदा वज़ीर आज़म। अब शहबाज शरीफ की तरफ उनका इशारा है, नवाज शरीफ की तरफ ये तो नहीं पता। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दरवाजे बंद नहीं किए, बातचीत के साथ बैठ सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब बात किससे करने की, किससे बात हो चुकी है ये नहीं बता रहे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात हो गई है या किसी और से बात हुई है या कहीं से उनको यकीन है कि ये चीज़ हो जाएगी। बहरहाल ये अभी तक जो है ना क्लियर नहीं है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पीटीआई के हवाले से उनका कहना था कि जी पीटीआई को बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, लेकिन अगवा या कत्ल करने वालों को इलेक्शन लड़ने के नाम पे रिहाई नहीं मिल सकती। अब ये भी बड़ा वाज़ेह इशारा था और साथ साथ उनका ये कहना था कि जी अब जो है ना वो मतलब ये जो नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई वो बेसिकली चेयरमैन पीटीआई का प्रोजेक्ट था जिसके तहत ये सब कुछ किया गया। इसमें हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक मेंबर सूबाई असेंबली आसिफ बाजवा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बाजवा साहब, ये आपकी पार्टी के रहनुमाओं के बयान आ रहे हैं जी बात हो चुकी है, आइंदा वज़ीर आज़म रायविंड से होगा। तो दो सवाल बनते हैं सर, एक तो ये कि बात किससे हुई है, दूसरे रायविंड से कौन होगा सर, शहबाज शरीफ साहब होंगे या नवाज शरीफ होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही हैं और हमारे जो सियासी मुखालफीन हैं, जो हमारे सियासी हरीफ हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि जी हमारे लिए अवाम काफी है और ये कभी ये कहते हैं कि वो अपने सूबा पंजाब की पंजाब पे फोकस करें। हाँ। फिर कभी कहते हैं कि आप जो कराची में सिंध में एमकेएम के साथ आपने जो कोई बातचीत की है, आप इसका मतलब ये है कि 0 जमा 0 है, तो इसलिए आपने वहां उनके साथ ये कोalition पार्ट बनाई है। तो मैं ये समझता हूँ अगर हमारे सियासी हरीफ ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो और कराची की जो बड़ी दूसरी जमात है एमकेएम है, तो या वो ये समझते हैं कि सिंध के उसमें बलूचिस्तान में जिसको आप इलेक्टेबल कह सकते हैं, जिसमें बीएपी पार्टी है, दूसरी सियासी पार्टियां हैं जिनके लोग हमेशा चाहे वो आजाद हों, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हों, चाहे वो काफ लीग में हों, चाहे वो पीटीआई में हों, या किसी भी तरीके से वो ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और वो वहां पे बहुत बाअसर हैं और वो हमेशा से ही मुंतखब होते आ रहे हैं, इसलिए उनको इलेक्टेबल्स का नाम दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कह देना कि किसी के कहने पर या किसी ने ये कह दिया है या किसी, देखें ये तो अब बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि हमारे ऊपर ये एक रूमर थी, ये इल्जाम था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है वो स्लीपिंग पार्टनर है, इनका वोटर जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है और वो सिर्फ इलेक्शन डे के दिन जाता है और इलेक्शन वाले दिन मियां साहब के निशान जो शेर का निशान है उसके ऊपर ठप्पा लगाता है और बस वापस चला जाता है। तो 21 अक्टूबर को
पाकिस्तान के अवाम, चारों सूबों के अवाम ने, बिलखुसूस पंजाब में, सिंध के, बलूचिस्तान, केपी और आज़ाद कश्मीर से भी लोग आए और उन्होंने साबित किया कि हम तो मियां नवाज शरीफ साहब का इंतजार कर रहे थे, हम मियां नवाज शरीफ साहब के लिए घर से निकलने को तैयार हैं, उनके जलसे में आने के लिए तैयार हैं, गलियों में जाने के लिए तैयार हैं और उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। और आपने देखा कि एक फकीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल किया गया। और ये बातें जो हमारे सियासी हरीफ कर रहे हैं, चूंकि उनके लिए हम परेशानी का बायस बन रहे हैं कि जिस दिन से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं उस वक्त से पाकिस्तान में सियासत का रुख तब्दील हो गया है। आप लोगों के मरकूजे जो निगाह है सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब है। और जो लोग ये समझते हैं कि 8 फरवरी जो है वो किसी और की जो हुक्मरानी का दिन है, वो सूरज तुलू होगा, मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम ने मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया और उसके बाद जितने भी सियासतदान थे पाकिस्तान के, जो जिनको आप दूसरी अल्फाज में इलेक्टेबल्स कह सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को पेश किया कि हम ना सिर्फ वो अपनी पार्टियां छोड़ रहे हैं बल्कि वो ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे वो इल्हाक कर रहे हैं, कोalition पार्टीज बन रही हैं। और वो मेरे ख्याल में जो आज की जो सूरत हाल है, अप्रोक्सीमेटली 30 के लगभग जो ऐसे लोग हैं जिनका तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं था, जिनका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ, बीएपी पार्टी, अवामी पार्टी, बीएनपी मैंगल पार्टी और दीगर जो बलूचिस्तान की अवामी पार्टी है, इसमें वो लोग थे, आज वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिल के इकट्ठा इलेक्शन लड़ने को तैयार है। इसका मतलब ये है कि आने वाला वक्त जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वक्त है। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब अगर मियां नवाज शरीफ को नहीं मिलती, नाअहली ख़त्म नहीं होती, इजाज़त नहीं मिलती, तो उस सूरत में क्या फिर इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और सरबराह की हैसियत से तमाम चीज़ों को मैनेज किया जाएगा? देखिए, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है कि अगर, चूंकि अभी तक तो पेंडिंग है केसेस, और मेरा ख्याल है, मैं ये बीइंग पॉलिटिकल वर्कर और बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये समझता हूँ कि अब मियां नवाज शरीफ साहब की राह में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि उनकी जो को-अक्यूज्ड हैं मरियम नवाज साहबा, उनको उनकी सजा जो है वो खत्म की जा चुकी है, उनको एक्विट किया जा चुका है इस मुकदमे में, और सेम रोल था मियां नवाज शरीफ साहब का। तो इस वजह से रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत ही वुड बी एक्विटेड इन दिस केस। और दूसरी बात जो थी उनको कि वो उनको फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो मैं ये समझता हूँ, और जो एक जजमेंट आई पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उन्होंने ये साबित किया और ये एडमिट किया और इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान में जो साबिदारे हैं वो मुकद्दम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इदारा मुकद्दम है, जो सुपर है, जो सुपीरियर है, वो पार्लिमान है। और पार्लिमान ये पास कर चुकी है कि चूंकि इस पॉइंट पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो था वो खामोश था कि कितनी डिस्क्वालिफिकेशन है, तो उन्होंने इसको इंटरप्रेट कर दिया है कि मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो मैक्सिमम 5 इयर्स है। तो इसलिए अब इसमें मेरे नजदीक बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीएमएलएन एंड बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को इस इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि कानून और आइन यही कहता है कि अब वो उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब दोबारा भी खिदमत में हाजिर होंगे तो बात करेंगे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, ज़ियाबतीस के आलमी दिन के हवाले से। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सेहत के हवाले से। आज दुनिया भर में ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे मरीज़ों की है जो ज़ियाबतीस का शिकार हैं। न सिर्फ इसकी दो इकसाम होती हैं, न सिर्फ एक टाइप 1 में शिकार है बल्कि टाइप 2 में भी शिकार हैं। और अब इसका जो एज ऑफ ऑनसेट है, यानी जिस उम्र में लोग शुगर या डायबिटीज़ या ज़ियाबतीस में मुब्तला होते हैं, अब वो उम्र कम से कम होती जा रही है। पहले हम समझते थे कि शायद ये बुढ़ापे की बीमारी है, ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि बहुत सी जो नौजवान लड़के या लड़कियां, उनमें भी ये बीमारी पाई जाती है। ख़ास तौर पे ज़च्चगी के दौरान तो ख़ास तौर पे ज़ियाबतीस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, चेयरमैन हैं डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, मुझे एक तो ये बताइएगा कि तकरीबन कितने फ़ीसद लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ज़ियाबतीस का शिकार होंगे, टाइप 1 और टाइप 2 मिला के? देखें, ये जो फिगर्स आ रही हैं अभी हमारे पास, वो भी मैं समझता हूँ कि प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास तो मतलब ज़ाहिर रूरल एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे टेस्ट ही नहीं होते, और अगर टेस्ट होते भी हैं तो उनका डाटा जो है वो सेंट्रल पूल पे नहीं आता। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही डेंजरस लेवल है। आई थिंक कि प्रॉबली पाकिस्तान वो कंट्री होगी, मैं सेफली कह सकता हूँ अनफॉर्चुनेटली, कि जो पाकिस्तान में जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्री डायबिटिक और डायबिटिक पूरी दुनिया में होंगे। ये ट्रेजिडी इसलिए भी आ रही है कि जो है वो स्ट्रेस फैक्टर्स लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फैमिलियल, यानी बड़ों से फैमिली में अगर किसी को है, वो भी जीन्स के थ्रू आ जाती है डायबिटीज़ का मसला। लेकिन साथ साथ ये जो हम लोगों की स्ट्रेस लेवल्स हैं और ग़िज़ा की इम्प्रॉपर और लैक ऑफ एक्सरसाइज और नींद का जो कम होना है, ये भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो गए हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि स्ट्रेस की वजह से और ओवरड्यू स्ट्रेस एंड जो फिजिकल फिटनेस की ना होने की वजह से या उसको रोकने की वजह से बच्चों में ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज के साथ ये जो दूसरा डेंजरस एलिमेंट आ गया है वो ब्लड प्रेशर का है। और इस वजह से देखा जा रहा है कि किडनी डिजीजेज और क्रॉनिक जो रीनल फेलियर, यानी जिसमें गुर्दे काम नहीं कर रहे होते, वो केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, सिचुएशन ये है कि हमने ये देखा है कि बेसिकली जो शुगर की बीमारी होती है ना, वो कहते हैं ना बड़ी मीठी बीमारी है एक तरह से, कि शुरू में तो पता ही नहीं चलता, वजन कम होने लगता है। अगर एक मोटा इंसान है, खासतौर पे टाइप 2 के अंदर, वो दुबला होने लगता है, बेहतर फील करने लगता है, उसके जोड़ों के दर्द और दूसरे मसाइल जो वजन की वजह से थे वो जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसको बड़ा बेहतर फील होता है। लेकिन अंदर अंदर दीमक की तरह जो है ना, सारे वो जो है उनके जितने बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, लिवर है, हार्ट की वेसल्स हैं, दिल की शरियाने और गुर्दे, ये सब पे वो असर कर रहा होता है और फिर ये बढ़ता चला जाता है। अब दूसरी बात ये भी आ रही है कि जो है, अच्छा, उसके साइमल्टेनियसली जो है बाद में इसके असरात होते हैं, तो शुरू में लोग ख्याल ही नहीं करते। अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा बताऊं कि अगर हम ईसा लैब जो है वो बहुत सारे मेडिकल कैंप्स करती रहती है और बहुत सारों में हमेशा, बल्कि मेट्रो टेलीविजन हमें सपोर्ट भी करता है, साथ भी होता है और इनकरेज भी करता है। तो उसके अंदर हमने देखा है अगर 100 लोगों का टेस्ट हो तो 10 से 15 लोग जो हैं वो अननोन डायबिटीज के पेशेंट पता चलता है कि उनको डायबिटीज थी, और 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर 400 350 शुगर चल रही होती है, जो कि वो टेस्ट ही नहीं करा रहे होते क्योंकि उस वक्त उनके पास अलामात नहीं होती है। अच्छा, एक और भी वजह है डायबिटीज के ज्यादा होने की, वो अब माशाल्लाह वो एक अच्छी बात है। वो अच्छी बात यह है कि जो लोग टाइम पे टेस्ट कराते हैं, अपने चिकनाई खून की और दूसरी चीजों का, और उसका वक्त पे प्रॉपर लोगों से इलाज कराते रहते हैं, तो उनकी अब माशाल्लाह उम्र जो है ना, वो भी देखा जा रहा है, जो प्रॉपर ख्याल करते हैं कि वो बढ़ती जा रही है। और अब माशाल्लाह जो लोग प्रॉपर ख्याल रखते हैं, वर्जिश करते हैं, नींद पूरी लेते हैं, अच्छे डॉक्टर के साथ डिस्कशन करते हैं, ग़िज़ा की अपनी नौइयत और अच्छी ग़िज़ा को सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खाते हैं, तो उनकी उम्रें 85 से ऊपर जा रही हैं। जो लेटर एज के जो लोग हैं, माशाल्लाह जिनका क्वांटिटी ऑफ नंबर्स जिंदगी के बढ़ रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली उनके अंदर विद टाइम जो है वो ये चीज़ें डेवलप करती हैं लेटर ऑनसेट की, जो कि वो भी अटेंशन देनी बड़ी ज़रूरी है।
हमारे मुल्क में जितना छोटे बच्चों की पीडियाट्रिक की फील्ड है, जैसे बच्चों की फील्ड कहा जाता है, उसका दुनिया भर में जीरियाट्रिक फील्ड है, उसका कम होना भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्योंकि गाइडेंस नहीं मिल पाती, क्योंकि जीरियाट्रिक ओल्डर लोगों की बीमारी है और अब एज स्पैन जो है वो माशाल्लाह बढ़ भी रहे हैं। तो बेसिकली मैं इसमें कहता ये चलूंगा कि HbA1c का एक टेस्ट होता है जो 3.5 महीने का एक एवरेज शुगर लेवल का बताता है। अब देखें ग़िज़ा के अंदर भी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। एक ज़माने में कहा जाता था कि चिकनाई और ये जो प्रोटीन्स हैं वो ज़रा एहतियात इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जिसमें रोटी है और चावल हैं ये बहुत ज़्यादा शुगर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो लोग इसके ऊपर कम कर देते हैं या रोक देते हैं, मिठाई की तो ज़ाहिर है वो तो रोकना चाहिए ही सबको 40s के बाद, बल्कि लेकिन ये कि जो चीनी वगैरह का इस्तेमाल है वो तो पॉइजन है, वैसे भी उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जिसमें शुगर, जिसमें रोटी और चावल है ख़ास तौर पे, इसकी मिक़दार अगर कम की जाती है और तो डेफिनेटली शुगर वालों को काफ़ी फ़ायदा होता है, और बल्कि वज़न कंट्रोल करने में भी वो बहुत मददगार होता है। नींद का भी लेना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि नींद का क्या ताल्लुक है डायबिटीज़ के साथ या ब्लड प्रेशर के साथ, बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। नींद जब प्रॉपर लेते हैं 7 से 8 घंटा, उससे बॉडी का रिपेयर सिस्टम है, अल्लाह ताला ने हमें इस तरह बनाया है कि हम, वरना वो बनाते ही नहीं सिस्टम सोने का, तो ये जो है ना उसमें रिपेयर, मेंटेनेंस, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पूरी बल्कि बॉडी की रिफ्रेशमेंट्स होती हैं। प्रॉपर नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और पानी का 2 लीटर से ज़्यादा का इस्तेमाल करना जो गुर्दों को चलता है वो चलाता जाए, और जो है वो 1 घंटे 40 मिनट्स डेली की वॉक और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों को अपनी ग़िज़ा देख के लेनी चाहिए कि ग़िज़ा के लिए जिंदा नहीं है। सर, इस सबसे बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से क्या कहेंगे? अगर एक आम शख्स जो देखना चाहे कि मुझे शुगर है या नहीं, वो कौन सा टेस्ट कराए सबसे पहले जाके? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि खून की चिकनाई का टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और शुगर का टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फास्टिंग ब्लड शुगर की फास्टिंग ब्लड शुगर या HbA1c, लेकिन और साइमल्टेनियस, लेकिन अगर एक बंदा साल में चेक करवाना चाहता है कि मैं अपनी सारी चीज़ें चेक करा लूँ, तो उसकी टेस्ट ज़रूर होते हैं, किडनी के हैं, लिवर के हैं। औरतों के लिए मैं चेक सिस्टम में ज़रूर कहूँगा कि 40 ईयर्स के बाद जो है ना सालाना मैमोग्राफी करनी बड़ी ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है और वो मिस हो जाता है। शुरू में लेडीज उसको लाइटली लेती हैं, कहते हैं गुठली है, दिखाती नहीं है, और वो इतना फास्ट स्प्रेड करता है। और मेमोग्राम से पहले जो है ना वो सेल्फ एग्जामिनेशन जो ब्रेस्ट का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर औरत को आना चाहिए कि वो डेली करे, और ज़रा सी भी उसको अगर कुछ चेंजेस आ रही हैं, ब्रेस्ट में नज़र आ रही हैं, निपल में नज़र आ रही हैं, गुठली सी महसूस हो रही है, उसको फौरन मुस्तनद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये अदाई डॉक्टरों ने भी बड़ी परेशानी करी हुई है ना, जो एक डॉक्टर जो है वो हर एक का इलाज कर लेता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, टीबी और हर चीज़ का, ये सब, ये भी एक बड़ा, लोग चले जाते हैं शुगर का भी इलाज कर लेता है, जो कि ऐसा भी हुआ नहीं है, और वो ये बहुत ज़्यादा लोगों को मिसलीड करते हैं। और असल में हमारे ना जो स्कूल्स भी हैं ना वो तालीम तो दे रहे हैं, तरबियत और जहालत ख़त्म नहीं कर पा रहे। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि ये भी कहा जाता है कि जी बाज़ दफ़ा फास्टिंग शुगर में भी नहीं आ रहा होता तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कराया जाता है, जिससे ये पता लगता है कि क्या वाकई शुगर का लोड बॉडी बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। ये कितना अहम होता है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खासतौर पे प्रेग्नेंट खवातीन को, जो प्री डायबिटिक्स होते हैं, उनको ज़रूर कराया जाता है। उसमें होता ये है कि एक शुगर की एक डोज डाल देते हैं, पिलाते हैं। कभी कभार लोगों को जब एक्स्ट्रा डोज मिलती है उस वक्त उनकी बॉडी जो है ना वो शुगर की मेटाबॉलिज्म को मैनेज नहीं कर पाती, वो जल्दी अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है कि ये लोग, अब अगर एक बंदा नॉर्मल होगा तो उसको आप शुगर जितनी भी पिलाए ना उसकी शुगर लेवल्स बढ़ेंगे नहीं। जो बॉर्डर लाइन होते हैं उनके अंदर जब शुगर का वैसे डोज पिलाया जाएगा तो फिर उनकी वो शूट कर जाती है और वो नॉर्मल होने में उनको टाइम लगता है। और वो खासतौर पे प्रेगनेंसी के दौरान, तो इससे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये टेस्ट कराया जाए। और क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है तो बच्चे का भी नुकसान होने के चांसेस हैं, और वो औरत हमेशा के लिए भी डायबिटिक हो सकती है, तो उसको मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं जरूर ये कहता चलूंगा कि आप जैसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जो आगाही क्रिएट करते जाएं, लेकिन साइमल्टेनियसली लोगों से भी कहूंगा कि तकलीफ होने के बाद डॉक्टर के पास ना जाएं, पहले से प्रिवेंटिव साइड पे काम करें, पहले से अपना मुआयना करवाते रहें, चेक करते रहें, डॉक्टर से राब्ते में रहें, तो फिर इलाज ही नहीं कराना पड़ेगा, ना बीमारी आएगी, वरना क्या लेट हो जाए। अच्छा सर, एक 3 महीने के शुगर का टेस्ट होता है, कहा जाता है कि अगर किसी को अगर अपनी ये चेक करना है कि पिछले 3 महीने में उसका शुगर कंट्रोल कैसा रहा है, तो वो एक टेस्ट होता है HbA1c, जिसको अगर करा लें
तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। नहीं, आपको ये पता लग जाता है कि 3 महीने में कितनी कामयाबी से आपने अपनी शुगर को कंट्रोल किया। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि HbA1c का जो टेस्ट है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट जो है, वो एक तरह से 3 महीने का एवरेज बता देता है। कुछ लोगों के अंदर शुगर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इंसुलिन ले रहे हैं या टैबलेट्स ले रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 महीने में, हर 3 महीने में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अपना ये HbA1c का टेस्ट कराएं, और उससे उनको अपना कंट्रोल का जो है ना अंदाजा हो जाता है। कभी कभार लोग सिर्फ फास्टिंग कराते हैं या रैंडम कराते हैं, वो एग्जैक्ट पिक्चर नहीं देता। तो HbA1c जो है वो आपकी पूरे 3 महीने का एक एवरेज निकाल के दे देता है कि आपका शुगर कंट्रोल जो है वो कैसा रहा और आपको कितने सीरियस मैटर्स लेने की जरूरत है कि उसको जो है वो एक नॉर्मल लेवल पे लेके आ सकते हैं। तो ये जो इस तरह की नई चीजें आ रही हैं, अगर डॉक्टर से रहेंगे, उससे बात करते रहेंगे, नॉलेज में अपने इजाफा करेंगे। देखिए, सेहत है तो सब कुछ है, और अगर हम सेहत के बारे में अटेंशन देंगे, अनफॉर्चुनेटली सेहत और एजुकेशन, ये 2 चीजें जो है ना, हम लोग इसको प्रायोरिटी नहीं देते। अगर हम इसको प्रायोरिटी देंगे तो बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि एक तरफ लोग ये पहले ज़माने में समझते थे कि इंसुलिन पे अगर आ गए तो बस अब आखिरी स्टेज चल रहा है, लेकिन अब कॉमन है इंसुलिन, तो क्या इंसुलिन लगाना बेहतर रहता है? अगर वेट कम हो, वेट ज़्यादा ना हो, तो क्या इंसुलिन डॉक्टर के मशवरे से? बहुत अच्छी बात आपने की है। देखिए, इंसुलिन से लोग डरते जरूर थे या सोचते थे ये लास्ट स्टेज है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं कि जो टैबलेट्स हम लेते हैं ना, उससे क्या होता है कि ज़ाहिर है हर टैबलेट जो हम लेते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है लिवर पे के थ्रू या किडनी के थ्रू, खास तौर पे तब ये वो पास आउट होती है तो वहाँ पे डैमेज होने की चांसेस है। इंसुलिन जो है वो बेसिकली जो नेचुरल इंसुलिन है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, और डायबिटिक्स में अगर वो कम हो गया होता है, अगर हम उसको लेते हैं तो वो बेसिकली नॉर्मल की तरफ है। तो एक छोटी सी सुई जरूर लगती है जिसका बाद में आदत सी हो जाती है, गहरे मजबूरी है, लेकिन ये कि वो इंसुलिन जो है वो सेहत के लिए ज्यादा नॉर्मल की तरफ होती है, तो नुकसान बल्कि फायदेमंद होती है अगर सही मकदार में ली जाए और सही ट्रेनिंग मिल जाए तो बहुत ही बेहतर है। मैं समझता हूँ कि जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनको बिल्कुल परेशान या डिप्रेस नहीं होना चाहिए। उनकी बॉडी जो है वो देखेंगे कि ज्यादा स्ट्रांग होगी और ज्यादा बेहतर होगी, और जो बॉडी की ग़िज़ा को भी बेहतर तरह से मैनेज करती है, सेल्स को भी एनर्जी पहुंचती है और काफी बेहतरी वो महसूस करते हैं, बल्कि नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। ठीक है। फरहान भाई, इस वक्त प्रोग्राम का वक्त चूँकि अख्ताम के करीब है और बहुत से क्वेश्चंस रह गए थे जिसमें लेटेस्ट रिसर्च है, लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, कोई 1 साल वाले भी इंजेक्शन आ गए हैं, लोग इबाम का शिकार हैं, इस पर भी आपसे बात करें, लेकिन नेक्स्ट वीक हम आपको ज़रूर दोबारा प्रोग्राम में मदऊ करेंगे ताकि हम आपसे डिटेल पे बात कर सकें जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है उसके हवाले से। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।